नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल शॉर्ट नोट्स हैं दोस्तों, समरी टाइप। आप बस सुनते रहना, आपकी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर की। आज अपन करेंगे छठा लेसन है पृथ्वी के प्रमुख सतल रूप। इससे पहले दोस्तों 5 लेसन आप कर चुके हैं अपन लोग, वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सतल रूप की यदि बात करूं तो सतल रूप आपको पता है दोस्तों, सतल रूप किसे बोलते हैं। पृथ्वी, कहीं पर पृथ्वी पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर गरत है, कहीं पर महासागर है, कहीं पर गार्ज है, कहीं पर घाटी है। यही क्या है? यही पृथ्वी के स्थल रूप है। अब देखिए, पृथ्वी के स्थल रूप है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों पृथ्वी की जो सतल रूप है, इसके निर्माण में 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल होता है, 2 कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये एनसीईआरटी बोलती है। वो 2 कौन कौन से कारक है? पहले तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया। कौन सी? पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया। और दूसरी है दोस्तों बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रियाओं में किस किस का योगदान होगा? जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। इनके कारण दोस्तों पृथ्वी पर जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो है दोस्तों आंतरिक बल। ठीक है, क्या है? आंतरिक बल। कहीं से पृथ्वी का नीचे धंस जाना, कहीं से ऊपर उठ जाना, ये सब चीजें आंतरिक बल के कारण होती हैं। ठीक है। बाह्य प्रक्रिया में क्या आता है दोस्तों? बाह्य प्रक्रिया में आएगा अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया। इनके द्वारा दोस्तों जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो दोस्तों बाह्य प्रक्रिया, जैसे वायु के द्वारा एक जगह से मिट्टी उठा करके ले जा करके दूसरी जगह डालना, नदी के द्वारा दोस्तों अपने साथ अवसादों को ला करके मैदानी भाग में बिछाना, या जलोढ़ मैदानों का निर्माण करना, खादर बागर, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ये बाह्य प्रक्रियाएं हैं। इसी तरह दोस्तों बर्फ भी ऐसी प्रक्रियाओं का निर्माण करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे आ जाएगी। अब देखिए, अपक्षय और अपर्दन किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अपर्दन का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह के टुकड़े घिसकर जाने को क्या कहते हैं? अपर्दन। जैसे मानकर चलो वायु चल रही है, क्या चल रही है? वायु चल रही है, यानी चलती हुई वायु को पवन बोलते हैं। क्या चल रही है? पवन चल रही है। अब दोस्तों पवन चल रही है तो यहाँ से मिट्टी उठा रही है। क्या कर रही है? मिट्टी उठा रही है। तो जहाँ से मिट्टी उठ रही है ना, उसको बोलेंगे अपर्दन। क्या बोलेंगे? अपर्दन। और यहाँ पर ये मिट्टी डाल रही है आगे जा करके, यहाँ पर मिट्टी डाल रही है, तो जहाँ डाल रही है वो क्या है? निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण। तो आई होप आपके ये कहानी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही होता है दोस्तों अपर्दन और निक्षेपण। ये वायु भी करती है, नदी भी करती है, और क्या नाम है अपने हिमानी नदियाँ भी करती है। ये सब दोस्तों अपक्षय अपर्दन की क्रिया करती है, ये निक्षेपण की क्रिया करती है। ठीक है, देखिए अपर्दन, देखिए पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और निक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों डालना, दूसरी जगह ले जाकर के डालना। क्या हो गया? निक्षेपण हो गया। अब देखिए ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। ये चीज मैं आपको समझा चुका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सतल रूपों को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। अब स्थल रूप है, उनको कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? 3 भागों में बांट सकते हैं, एनसीईआरटी बोलती है। पहला आता है पर्वत, दूसरा आता है पठार, तीसरा आता है मैदान। इन 3 भागों में स्थल रूपों को अपन बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना छठी क्लास में दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आगे सारी चीज़ें आती जाएगी तो आगे अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे। पहला पर्वत आता है दोस्तों। तो पर्वत बोलते किसे हैं? सबसे पहले अपन को यही पता करना है पर्वत कहते किसे हैं। तो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई पर्वत है। क्या है? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई पर्वत है। और पर्वत का शिखर दोस्तों छोटा तथा आधार है वो चौड़ा होता है, यानी ऊपर से शंक्वाकार होता है ये, और नीचे से चौड़ा होता है, यानी ऊपर से शंकु के आकार का, नीचे से आधार चौड़ा होता है। और यही ऊपर का दोस्तों ऊंचाई है। ये सपाट हो तो वो पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार। आगे आ जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो देखिए ये समझ में आ गया। सामान्यतः दोस्तों पहाड़ी देखिए, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। लगभग 600 मीटर की ऊंचाई, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। तो ये दोस्तों फिक्स इसने क्राइटेरिया दे दिया एनसीईआरटी ने कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पर्वतों में दोस्तों जो हिम जम जाती है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। और पर्वत तो दोस्तों बहुत 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 ऊंचे हैं, तो वहां पर दोस्तों बर्फ जमी रहती है। अब वहां बर्फ जमी रहती है तो वहां तो नदियां बर्फ की चलेगी। किसकी? बर्फ की। तो बर्फ की जो नदियां होती हैं उनको दोस्तों हिमानी कहते हैं। बर्फ के रूप में जो दोस्तों नदी बहती है उसको हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं।
अब दोस्तों पहाड़ों की जलवायु कैसी होगी, कठोर होगी। वहाँ पर कृषि न के बराबर होगी क्योंकि समतल भूमि होती नहीं है, सीढ़ीदार कृषि करते हैं वो लोग, तो कृषि नहीं होती है। वहाँ दोस्तों पशुपालन ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादातर वहाँ चरवाहे मिलेंगे आपको, मतलब पशुओं के द्वारा अपना पेट पालने वाले। अब देखिए कुछ पर्वतमालाओं के उदाहरण दिए हैं। एशिया में दोस्तों हिमालय पर्वत, आल्प्स यूरोप, एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ध्यान रखना, हिमालय एशिया में, अल्प्स यूरोप, एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वत दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले वलित, दूसरे ब्रह्मोत्स्त और तीसरे ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत। अब मैं आपको तीनों पर्वतों के बारे में बता रहा हूं। देखिए पहले इस चित्र को समझना दोस्तों, आपकी कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। वलित पर्वत दोस्तों ऊपर से कैसा होता है? ऐसे, इस तरह से, इस तरह से यह आकृति होती है वलित पर्वत की, ठीक है, ये वलित पर्वत। आगे बताऊंगा वलित पर्वत के उदाहरण भी। दूसरा आता है दोस्तों ब्रह्मोत्स्त पर्वत। कौन से? ब्रह्मोत्स्त पर्वत, ब्रह्मोत्स्त, ठीक है, ब्रह्मोत्स्त पर्वत। ये कैसे होते हैं दोस्तों? जैसे ये भूमि है, पूरी क्या है? भूमि है। इस भूमि का यहाँ का भाग जैसे नीचे धस गया, इतना, कहाँ धस गया? नीचे धस गया, ये नहीं रहा मान के चलो, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर उठ गया, ये इतना नीचे धस गया। इस तरह से जो पर्वतों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं दोस्तों ब्रह्मोत्स्त पर्वत। क्या बोलते हैं? ब्रह्मोत्स्त। और इन पर्वतों में दोस्तों कई आकृतियों का निर्माण होता है, उनके नाम भी बताता हूँ आपको, उत्खंड और द्रोणिका। जैसे ये इस तरह से, आपके समझ में आ रहा होगा, इस तरह से, इस तरह से पर्वत बनता है ब्रह्मोत्स्त पर्वत। अब जो इसका ऊपर वाला ये भाग होता है ना, ऊपर उठा हुआ भाग, इसको बोलते हैं उत्खंड। क्या बोलते हैं? उत्खंड। आगे शब्दावली आ भी जाएगी दोस्तों। और जो ये नीचे वाला भाग होता है ना, ये नीचे वाला भाग, इसको बोलते हैं दोस्तों द्रोणिका। क्या बोलते हैं? द्रोणिका या गारबेज। क्या बोलते हैं? गारबेज। तो ये ध्यान रखना। और दोस्तों तीसरा पर्वत होता है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी दोस्तों जब लावा ऐसे ऐसे निकलता है ना बाहर, ऐसे मेग्मा, मेग्मा अंदर तक रहता है तब तक मेग्मा बोलते हैं, बाहर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों लावा का जमाव होता जाता है, जमाव होता जाता है, तो पर्वतों का निर्माण होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। अब देखिए हिमालय व आल्प्स, हिमालय व आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण है। ये दोनों नए वलित पर्वत है। क्या है? नए वलित पर्वत। और भारत की अरावली सबसे पुरानी वलित पर्वत है। तो ध्यान रखना, सबसे पुरानी पूछ ले तो अरावली है, और हिमालय और आल्प्स ये नए वलित पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अल्पेशियन। अल्पेशियन दोस्तों उत्तरी अमेरिका तथा रूस के यूराल पुराने वलित पर्वत हैं। तो ऐसे पूछ ले कि भारत की अरावली के समान कौन से पर्वत है, तो अल्पेशियन और रूस के यूराल पर्वत इनके जैसे ही हैं पुराने वलित पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्रह्मोत्स्त पर्वत का निर्माण होता है। ये मैं आपको समझा चुका था, ब्रह्मोत्स्त पर्वत। इसमें ऊपर उठे भाग को उत्खंड, उत्खंड या हार्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्स्ट कहते हैं। तथा धसे हुए भाग को द्रोणिका या गारबेन कहते हैं। ये चीज मैं आपको समझा चुका। अब देखिए यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। तो ध्यान रखना, ऐसे पूछ ले कि ब्रह्मोत्स्त पर्वत के उदाहरण हैं, तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी के कारण बनने वाले पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। ये मैं आपको समझा चुका। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये दोनों दोस्तों ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। अब देखिए दोस्तों, जैसे पर्वत स्थल रूप पर होते हैं ना, वैसे दोस्तों समुद्रों में भी पर्वत होते हैं। क्या होते हैं? समुद्रों में भी पर्वत होते हैं। जैसे दोस्तों प्रशांत महासागर में मानाकी पर्वत, मानाकी पर्वत हवाई द्वीप की सतह के नीचे स्थित है। यानी दोस्तों समुद्र तल से ऊपर जो इतना भाग इसका निकला हुआ है ना, ये मानाकी पर्वत है। इसका ऊपर जो भाग निकला हुआ है इसको हवाई द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवाई द्वीप। ये किसका भाग है? मानाकी पर्वत का ही भाग है, और नीचे पूरा का पूरा मानाकी पर्वत है। और दोस्तों मानाकी पर्वत पता है कितनी ऊंचाई है उसकी? 10,200 मीटर है, लेकिन वो समुद्र में है। किस में है? समुद्र में। 10,205 मीटर ऊंचा, यानी एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट के बराबर उसको खड़ा कर दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट कितनी नीचे रह जाएगी? 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। वर्तमान में 50 है, 8,850 मीटर। तो इससे भी देखिए दोस्तों इतना ऊंचा, यानी लगभग 10 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है ये। अब देखिए पर्वत
के बारे में आपको पूरी कहानी बता दी। अब पर्वत उपयोगी क्यों है दोस्तों, तो पर्वत दोस्तों कई खेल होते हैं पर्वतों पर, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ठीक है, और ये शिखर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों पर प्रचलित खेल है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। खेती दोस्तों वहाँ पर होती नहीं है, पशुपालन होता है, और दोस्तों पर्यटन के केंद्र होते हैं जो पर्वत होते हैं, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें मतलब सैर सैलानी के काम के होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पठार। पठार किसे कहते हैं, तो पठार दोस्तों ऊंची उठी हुई सपाट भूमि को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार। ऊंची उठी हुई सपाट भूमि को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। पठारों की ऊंचाई दोस्तों आगे बात करेंगे, देखिए। और दोस्तों शंक्वाकार जो आकृति होती है उसको पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंक्वाकार। और ऊपर से जो समतल हो उसको क्या बोलते हैं, पठार। देखिए भारत का दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। और जैसे भारत का दक्कन का पठार है, वैसे ही पठार दोस्तों केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठारी तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठारी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। तो केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठारी है, भाग है, वो भी दोस्तों दक्कन का पठार है, उसका ही मतलब एक रूप है। और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों पठार है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, खनिजों के लिए। किसके लिए, खनिजों के लिए। खनिज बहुतायत से पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ लावा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है जो अत्यंत उपयोगी होती है कपास के लिए, ठीक है। अब देखिए तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर है। कितनी है, 4000 से 6000 मीटर। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखना। खनिजों की प्रचुरता के कारण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। अफ्रीका का पठार सोना व हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कालगुरडी, कुलगारडी, आपने सोने की प्रसिद्ध खाने सुनी होगी ना, वो अफ्रीका में है दोस्तों। और अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो कालगुरडी, कुलगारडी सोने व हीरे की प्रसिद्ध खाने हैं। क्या है प्रसिद्ध खाने, किस महाद्वीप के, अफ्रीका की, ठीक है। अब देखिए भारत के छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत भंडार है। तो मैंने आपको बताया था खनिजों के लिए फेमस होते हैं पठार। भारत का छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात। तो ध्यान रखना, भारत का जो छोटा नागपुर पठार है ना, उस पर एक नदी बहती है, कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी, और उस पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। पूछा जा सकता है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। दूसरा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसका पुराना नाम जोग सरकोप्पा जलप्रपात, शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक में, ठीक है। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में, शरावती नदी पर, वर्तमान नाम इसका महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। अब देखिए लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है मैदान की यदि बात करूं दोस्तों, तो समतल भूमि का बड़ा भाग जिसकी समुद्र तल से 200 मीटर तक ऊंचाई हो, यानी अधिकतम 200 मीटर तक ऊंचाई हो समुद्र तल से, और समतल हो और बड़ा भूभाग हो, क्या कहलाता है, मैदान। और मैदान दोस्तों अधिकतर मैदान है वो नदियों के द्वारा निर्मित है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका उदाहरण है। ऐसा उदाहरण दोस्तों चीन की जो यांगिक्स कियांग नदी है, यांगिक्स नदी है, पीली नदी है, उसके द्वारा जो निर्मित मैदान है चीन का, वही इस तरह का ही उदाहरण है। तो ये मैदान से संबंधित कहानी थी दोस्तों। अब देखिए पर्वत पठारों से भिन्न कैसे है, तो ढाल के आधार पर दोस्तों पर्वत पठारों से भिन्न है। उसकी पर्वत की ढाल क्या होती है, खड़ी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखिए यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आल्प्स है यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला। तो ये दोस्तों इस लेसन की समरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।